विलासनगर पहुंचने से पहले ही अधीश के मन में बहुत से सवाल थे। वास्तव में ये यात्रा इतनी आकस्मिक थी कि अधीश ने कोई तैयारी तक नहीं की थी। लेकिन अब तक उसके जीवन में जो कुछ भी घटा था सब बिना किसी पूर्व तैयारी के ही तो हुआ था। बस अंतर इतना था कि इस यात्रा की योजना ही अधीश ने इसलिए बनाई थी कि तरंगम में और विशेष रूप से निरंजन परिवार के साथ और अधिक उसे न रहना पड़े। लेकिन बिना योजना और तैयारी के शुरू की गई ये यात्रा उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। सताक्षी भी एक यात्रा पर निकल पड़ी है। क्या अधीश का परिवार उसका साथ देने के लिए तैयार होगा? अधीश का दौड़ता हुआ रथ अचानक रुक गया था। उसके पूछने पर सारथी ने बताया, भैया जी कुछ यात्री हैं, मदद चाहते हैं। अधीश ने बाहर देखा, एक युवती सड़क पर खड़ी थी। उसके साथ उससे कुछ कम उम्र का एक बालक भी था। दोनों के हाथों में एक एक संदूक और पोटली थी। अधीश ने पूछा, कैसी मदद चाहिए? सारथी के जवाब देने से पहले ही वो युवती बोली, क्या आप विलासनगर की ओर जा रहे हैं? अधीश ने उत्तर दिया, हाँ हम विलासनगर जा रहे हैं। क्या आपको वहीं जाना है? युवती ने कहा, नहीं हमें विलासनगर तो नहीं जाना, लेकिन यदि आप उस तरफ जा रहे हैं तो कृपया हमें साथ ले चलें। विलासनगर से कुछ पहले ही हम उतर जाएंगे। अधीश ने दोनों को भीतर आने का इशारा किया। वो युवती और उसका साथी बालक दोनों रथ में आकर बैठ गए। अधीश ने फिर अपनी किताब खोल ली। इस पूरी यात्रा में वो यही किताब पढ़ता हुआ आ रहा था जो उसे बादल के संदूक से मिली थी। ये किताब 3500 साल पुराने मोलक साम्राज्य के बारे में थी। युवती के कारण सारथी को रथ रोकना पड़ा था और इससे उसके अध्ययन में खलल पड़ा था। फिर से अधीश ने किताब खोली। युवती ने पूछा, आपका क्या नाम है महाशय? आप इस इलाके के निवासी तो नहीं लगते? अधीश समझ गया कि अब वो काफी देर तक किताब नहीं पढ़ सकता, इसलिए उसने चुपचाप किताब बंद करके एक और रख दी और युवती के सवाल का जवाब दिया। हाँ, मैं प्रकाश नगर का रहने वाला हूँ और एक मित्र से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा नाम अधीश पुरोहित है। अधीश ने बिना कुछ सोचे अपने बारे में सही सही जानकारी उसे दे दी, लेकिन पलटकर युवती से कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन युवती ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, अधीश जी मेरा नाम शर्लीन है और ये मेरा छोटा भाई जयंत। शर्लीन ने बालक की ओर इशारा करते हुए कहा तो जयंत ने हाथ जोड़कर अधीश को प्रणाम किया। जयंत नाम सुनकर अधीश को अपने चंद्रनगर वाले मित्र की याद आ गई। न जाने कहां और कैसे होंगे मेरे पुराने मित्र, अधीश ने सोचा। फिर वो चंद्रनगर को याद करने लगा। लेकिन तुरंत ही शर्लीन ने फिर बोलना शुरू कर दिया और उसके विचारों की कड़ी टूट गई। थोड़ी ही देर में शर्लीन ने विलासनगर और उसके आसपास के स्थानों के बारे में बहुत सी जानकारी उसे दे दी। अधीश ने उसकी बातों पर खास ध्यान नहीं दिया। उसे कौन सा यहाँ बहुत दिनों तक रहना या क्षेत्र में भ्रमण करना था। उसे तो बस ललिता से मिलकर कुछ ही दिनों में यहाँ से लौट जाना था। इसलिए ना तो शर्लीन में और ना ही उसकी दी गई किसी भी जानकारी में अधीश ने कोई रुचि ली। विलासनगर पहुंचने में अभी समय था। तब तक शर्लीन भी अकेले बोलते बोलते थक गई थी और उसका छोटा भाई जयंत तो काफी थका हुआ था। रथ की खिड़की से आने वाली ठंडी हवा के झोंकों से आराम पाते ही सो गया था। अधीश ने फिर से किताब खोल ली, लेकिन वो देख रहा था कि शर्लीन बड़े ध्यान से उस किताब को देख रही है। अधीश को यह बात बड़ी अजीब लगी। ये कोई साधारण किताब नहीं है जिसमें उस उम्र की युवती को रुचि होती। फिर उसकी आंखों की उत्सुकता और देखने का ढंग बता रहा था कि वो किताब के विषय में उत्सुक है। विलासनगर से काफी पहले ही वे दोनों उतर गए। युवती ने अधीश को सहायता के लिए धन्यवाद दिया। कुछ आगे जाते ही जयंत ने पूछा, दीदी हम अधीश के साथ विलासनगर तक क्यों नहीं गए? आपने उससे झूठ क्यों बोला? शर्लीन ने जवाब दिया, अजनबियों को सारा सच नहीं बताना चाहिए जयंत। वैसे भी विलासनगर अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम पैदल जा सकते हैं। जयंत को शायद पैदल चलने का मन नहीं था। अनमनी आवाज में बोला, तो तुमने उसका रथ क्यों नहीं छीन लिया? तुम तो बड़ी आसानी से ये कर सकती थी। शर्लीन ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, बेवकूफ लड़के, तुमने उसका चोगा नहीं देखा? मंदार का चोगा पहन रखा था उसने, और मंदार का कोई सामान्य छात्र भी बहुत शक्तिशाली होता है।
बस इसीलिए मैंने तुम्हें मुंह खोलने से मना किया था। जयंत बोला, तो क्या हुआ दीदी, हम इस तरह डर डर के कब तक रहेंगे? शर्लीन ने अपना माथा पीटते हुए कहा, बस इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहती थी। पिताजी को दिए वचन की वजह से तुम्हें लाना पड़ा, लेकिन कसम खाती हूं आगे से तुम मेरे साथ कहीं नहीं जा सकोगे। जयंत उदास होकर बोला, ऐसा मत करना दीदी। शर्लीन बोली, तो वादा करो आगे से तुम कभी भी कोई मुसीबत खड़ी नहीं करोगे। हम विलासनगर एक उद्देश्य लेकर जा रहे हैं, मुसीबत में पड़ने नहीं, समझे? जब अधीश ने विलासनगर में प्रवेश किया तब शाम हो चुकी थी। विलासनगर के प्रवेश द्वार पर कोई खास सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और सड़कों पर भी बहुत रौनक थी। उसका आश्चर्य ये देखकर और अधिक बढ़ गया कि यहां ज्यादातर नागरिक आम इंसान थे। तात्विक या मांत्रिक बहुत कम दिखाई दे रहे थे। अब अधीश की मस्तिष्क तरंगें आसानी से चेहरा देखते ही व्यक्ति की विशेषता को पहचान लेती थी और यही कारण था कि विलासनगर में प्रवेश करते ही वो जान गया था कि ये नगर प्रकाश नगर और तरंगम से बहुत अलग है। प्रकाश नगर में तो फिर भी बहुत से आम लोग रहते थे, लेकिन तरंगम में तो मांत्रिकों के अलावा किसी का प्रवेश करना ही वर्जित था। यहां तक कि नवीन निरंजन के घर छोटे मोटे काम करने वाले नौकर तक साधारण श्रेणी वाले मांत्रिक थे और ये सारथी ईला के साथ जलनगर से आया था। लेकिन विलासनगर में प्रवेश करते ही अधीश को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आमतौर पर उसने यही देखा था कि मांत्रिक अपने आप पर बहुत गर्व करते हैं और सामान्य इंसानों को अपने से हीन समझते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। सड़क के दोनों ओर बनी छोटी दुकानों पर मांत्रिक और साधारण व्यक्ति दोनों ही अपना अपना सामान बेच रहे थे और एक दूसरे से मोल भाव कर रहे थे। अधीश को ये दृश्य बड़े अच्छे लगे। उसे एक बार फिर चंद्रनगर की याद आ गई। वो भी एक सामान्य नगर था, सामान्य लोगों और सामान्य जीवन वाला। ललिता से मिलने के बाद मैं कुछ और दिन इस नगर में बिताऊंगा, अधीश ने सोचा। सारथी ने पूछा, भैया जी आगे कहां जाना है? विलासनगर तो हम पहुंच गए हैं। अधीश ने जल्दी से मानचित्र निकाला और सारथी को दिशा बताने लगा। विलासनगर के दूसरे छोर पर बने सिद्धेश्वर परिवार के महल तक पहुंचने के लिए अधीश को बहुत अधिक समय लग गया। सिद्धेश्वर परिवार इस नगर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित परिवारों में से था। ललिता इसी परिवार की सदस्य थी। सारथी ने रथ को महल के बाहर रोक दिया। अधीश रथ से उतरा। अधीश को देखते ही महल के 2-3 रक्षक दौड़कर उसके पास आ गए। उसके कदगाठी और मंदार का चोगा ही उसके परिचय के लिए काफी था। अधीश ने एक रक्षक से कहा, मुझे ललिता जी से मिलना है, क्या आप भीतर संदेश भेज सकते हैं? मेरा नाम अधीश है। रक्षक जल्दी से भीतर गया और कुछ ही देर में वापस लौट कर आया और अधीश से बोला, आपको भीतर बुलाया गया है। अधीश ने झटपट भीतर प्रवेश किया। विशाल बाग और कई गलियारे पार करने के बाद वो एक कमरे में पहुंचा। ललिता उसके इंतजार में बैठी हुई थी और अधीश को देखते ही उसका खुद से नियंत्रण टूट गया और वो भागकर आई और अधीश के गले लग गई। अधीश ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। काफी देर तक अधीश की बाहों में बंधी हुई ललिता सिसकती रही। मुझे विश्वास था कि तुम एक दिन यहां जरूर आओगे। अधीश ने ललिता के माथे को चूमा और कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं ललिता, अपना वादा पूरा करने के लिए। ललिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। ललिता की भावनाएं उमड़ रही थीं। उसने भरे हुए गले से कहा, मैं तो कब से इसी इंतजार में थी अधीश। अधीश बोला, फिर देर किस बात की है, चलो तैयारी करो। ललिता ने कहा, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी 2 दिन हम यहां से नहीं जा सकते। मुझे पिताजी की अनुमति लेनी पड़ेगी और वे अभी एक आयोजन में व्यस्त हैं। अधीश ने कहा, कोई बात नहीं ललिता, मैं तो वैसे भी इस नगर में कुछ दिन बिताने की ही सोच रहा था। 2 दिन तो आराम से रुक सकता हूं। ललिता बोली, फिर ठीक है, वैसे इस आयोजन में भी बहुत आनंद आएगा तुम्हें। अधीश ने पूछा, किस बात का उत्सव चल रहा है यहां? बाहर भी बहुत चहल पहल है। ललिता बोली, तुम तो जानते ही हो सिद्धेश्वर परिवार कितना प्राचीन है और इसी प्राचीनता का उत्सव हम हर साल मनाते हैं। लेकिन इस बार बात कुछ खास है। हमारे परिवार के पास एक बहुत पुराना ग्रंथ है जिसका नाम है अनंत मंत्र। ये ग्रंथ कई हजार साल पुराना है। इस ग्रंथ पर बहुत से मांत्रिक और संस्थान कई सालों से नजरें गड़ाए हुए हैं। कई बार तो युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा हो चुकी है इस ग्रंथ के लिए।
लेकिन कुछ दिनों से ये सुनने में आ रहा है कि अनेक मांत्रिक इस ग्रंथ को हमसे छीन लेने की योजना बना रहे हैं। यदि बहुत से मांत्रिक इस ग्रंथ को छीनने या चुराने के लिए आते हैं तो हमारे परिवार के साथ उनका युद्ध होना तय है, जो कि हम नहीं चाहते। इसलिए पिताजी ने फैसला किया है कि इस बार वार्षिक उत्सव के दौरान इस किताब को आम जनता के सामने पढ़ा जाएगा। यदि मांत्रिक चाहें तो वहीं आकर इसका पाठ सुन सकते हैं। अधीश अब तक ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। वो बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, शायद मैं भी इस पाठ से कोई लाभ उठा सकूं। ललिता ने कहा, फिर ठीक है, अभी तो भोजन करके आराम करो, फिर हम कल बात करते हैं। अब तक ललिता से किसी अजनबी मांत्रिक से मिलने आने की खबर ललिता के पिता के पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने अधीश के बारे में कुछ और जानकारी जुटाई तो उन्हें पता लगा कि अभी अभी अधीश ने काल विजय के 2 सदस्यों को मारा है। तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सभी सेवकों को आदेश दिया, मांत्रिक अधीश का विशेष ध्यान रखा जाए। ललिता के पिता को ललिता से कोई खास उम्मीद नहीं थी और जब से उसे मंदार से बाहर निकाला गया था तब से तो ललिता के पिता ने ललिता से बात तक नहीं की थी। लेकिन आज अधीश के बारे में सुनते ही ललिता के प्रति उनके विचार बदल गए थे। अब अधीश से पहले ही उसकी प्रसिद्धि हर जगह पहुंच जाती थी, फिर भी आम लोगों के बीच अब भी अधीश का नाम कम ही सुना जाता था। शायद यही कारण था कि शर्लीन उसे पहचान नहीं सकी। काफी देर तक पैदल चलने के बाद अब शर्लीन और जयंत विलासनगर पहुंचे थे। ये दोनों भी सिद्धेश्वर परिवार के वार्षिक उत्सव में शामिल होने आए थे। शर्लीन ने अपने रहने की व्यवस्था एक सराय में की थी, जहां और भी बहुत से मांत्रिक ठहरे हुए थे। अगली सुबह वे सभी सिद्धेश्वर महल जाने के लिए निकलने लगे। तभी शर्लीन का ध्यान एक लड़की पर गया। 18-19 साल की ये लड़की अकेली ही महल की ओर चली जा रही थी। शर्लीन ने उससे पूछा, क्या तुम भी उत्सव में शामिल होने आई हो? लड़की ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ग्रंथ का पाठ सुनने आई हूं ताकि कुछ सीख सकूं। ये सुनकर शर्लीन हंस पड़ी। तुम्हें नहीं लगता कि अनंत ग्रंथ को सुनने के लिए तुम बहुत छोटी और कमजोर हो? क्या तुम्हें कोई मंत्र आता भी है? लड़की बोली, मैं जल्द ही एक मांत्रिक बनने वाली हूं। मेरे गुरु ने मुझसे वादा किया है, वे मंदार के सदस्य हैं। मंदार का नाम सुनकर शर्लीन की आंखें चमकी। आखिर उसका उद्देश्य भी तो यही था, किसी न किसी तरह मंदार में प्रवेश पाना, और उसके लिए जरूरी था कि मंदार में उसे प्रवेश के लिए बुलाया जाए या वो प्रवेश छल्ला प्राप्त कर ले। उत्सुक होकर शर्लीन ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और गुरु कौन है तुम्हारे? लड़की ने उत्तर दिया, मेरा नाम विशाखा है और मेरे गुरु का नाम है मांत्रिक अधीश पुरोहित। उन्होंने मुझे ध्यान और मंत्र सिखाए। अब मैं उन्हें खोजकर आगे की शिक्षा पर ध्यान देना चाहती हूं। लेकिन शर्लीन का ध्यान अब उसकी बात पर नहीं था। अधीश का नाम और मंदार के बारे में सुनते ही उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा था। ये लड़की मेरी सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है, शर्लीन ने सोचा। उसने विशाखा से दोस्ती बढ़ाने का फैसला किया और बोली, मैं भी महल की ओर जा रही हूं, क्यों ना हम साथ ही चलें? विशाखा छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी और उसने बड़ी आसानी से शर्लीन पर विश्वास कर लिया था, और इसी के साथ शर्लीन अपनी पहली सफलता पर मुस्कुराई। अधीश को कभी विशाखा के बारे में पता चल सकेगा? क्या शर्लीन विशाखा को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही थी? क्या इससे पहले ही वो अधीश को खोज पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।